चलिए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ब्रिटिश कालीन आर्थिक नीति एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें जो तीन प्रकार जो राजस्व की जो व्यवस्था जो थी ब्रिटिश कालीन गवर्नमेंट के द्वारा जो की गई थी, तो वहां से प्रश्न हमेशा आते हैं। रैयतवारी, महालवारी, ठीक है, जमींदारी, इन सब से प्रश्न आते हैं। तो सारे इसी टॉपिक में हमारे कवर हो जाएंगे। दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? ठीक है, द टर्म दस्तक स्टैंड फॉर क्या होता है? तो शुल्क मुक्त व्यापार, टैरिफ फ्री ट्रेड होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दस्तक बोलते थे। ठीक है, दस्तक सबसे तात्पर्य शुल्क मुक्त व्यापार से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त था। इसके माध्यम से कंपनी शुल्क मुक्त व्यापार करती थी। मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बना तो उसने कंपनी पर दस्तक के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कंपनी द्वारा दस्तक के दुरुपयोग के कारण मीर कासिम ने सारे आंतरिक कर चुंगी समाप्त कर दिए थे, जो कि हमने बिहार वाले टॉपिक में पढ़ा था, ताकि उसकी प्रजा भी कम से कम अंग्रेज कंपनी के कर्मचारियों के साथ एक स्तर पर व्यापार कर सके। ठीक है, पढ़ा था ना हमने। इससे इसके वजह से क्या हो गया, ब्रिटिश कंपनी को मीर कासिम से दिक्कत हो गया और उसने उसको पद से बर्खास्त करवा दिया। ठीक है, डच व्यापारी निम्न से क्या भारत से खरीद के मसालों के बदले ईस्ट इंडीज में बेचते थे? तो भारत से क्या खरीदते थे? तो कॉटन खरीदते थे और उसको जाके ईस्ट इंडीज में जाके क्या करते थे? बेच देते थे। इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। डच और डच कंपनी ने पटना में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? आज हम लोगों ने पढ़ा, रिमाइंड कीजिए उसको। कब किया था? आज आप कितना शांत क्यों है? 1632। 1632। 1632। बिल्कुल भी एनर्जी लेस लग रहा है, मेरे में भी थोड़ा एनर्जी कम रहा है। आप लोग एनर्जेटिक रहते तो मैं भी रहता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना, डच व्यापारी के रूप में सूती वस्त्र भारत से खरीद के मसालों के बदले ईस्ट इंडीज में बेचा करते थे। ठीक है, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती पढ़ा रहा हूँ, सबको घूमने जाने का मन है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में, ठीक है, ध्यान रखना है, लेट 19th सेंचुरी जिसको कहते हैं, भारत में किनका एक सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक था? भारत जो था सूती वस्त्र, ठीक है, मतलब कॉटन या वीट का सबसे बड़ा, ध्यान में, उत्पादक भी था और निर्यातक भी था। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर बात करें भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ पे प्रारंभ किया गया, तो ध्यान रखिएगा, तो कावस जी नाना भाई के द्वारा बंबई में मतलब प्रारंभ किया गया 1853 में। ठीक है, ध्यान रखिए, असफल हो गया था कुछ दिन के बाद। और पहला सूती वस्त्र मिल की बात करेंगे तो कब प्रारंभ किया गया पहला सूती वस्त्र मिल? तो 1854 में। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। चलिए, मोटराना और हथियाना किससे निर्दिष्ट करते हैं? मोटराना और हथियाना क्या था? मोटराना और हथियाना क्या था? वे बाजार जहां किसान अपनी उपज लाते थे। जमींदार द्वारा अपने किसानों पर लगाए गए कर थे। जमींदारों की मोटकार या हाथी का उपयोग करने के लिए किसानों के द्वारा लिया जाना लगान था। ठीक है, या फिर मोटर कार या हाथी रखने वाले जमींदारों का उपनाम था। ठीक है, तो मोटराना और हथियाना की बात करेंगे तो जमींदारों द्वारा अपने किसानों पर लगाया जाने वाला कर था, इसको मोटराना और हथियाना कहते थे। क्या करते थे? तो जमींदार जो मोटर जो रखते थे ना, और जमींदार जो हाथी जो ले रखते थे, तो उसके लिए ना वो कर जो लेते थे, किससे लेते थे? मतलब यूज वो पर्सन कर रहा है, जमींदार कर रहा है, लेकिन उसके बदले में, ठीक है, जो कर किससे वसूलता था? किसानों से। तो किसानों द्वारा मोटराना और हथियाना नामक कर जमींदार द्वारा नई कार खरीदना था अपने हाथियों के लिए लिया जाता था। मतलब समझ रहे हैं कितनी बड़ी चीज है ये। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक जो है भू राजस्व की नीति जो है, इसमें तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, वीवीआई है, हमेशा प्रश्न आता है। रैयतवारी, जमींदारी, ठीक है, और होता है महलवारी। ठीक है, सबसे अधिक बोली लगाने वालों को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ, ठीक है, सर्वप्रथम किसने किया? क्लाइव ने किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया, कॉर्नवालिस ने किया, या फिर ब्लेजली ने किया? ठीक है, बताइए, इंग्लिश भी लिखा हुआ देख सकते हैं। कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस। तो ध्यान में रखना है किसने किया था, तो आप ध्यान में रख सकते हो, तो क्लाइव ने किया था। बहुत सुंदर। तो ध्यान में रखना है, सबसे अधिक बोली लगाने वाले की भू राजस्व वसूल का अधिकार की व्यवस्था प्रारंभ में रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने कर संग्रह के अधिकार ऊंची बोली लगानों को 5 वर्ष के लिए नीलाम, जिसको 5 वर्ष की व्यवस्था जो थी, कर दिए गए। 1776 में पंचवर्षीय ठेके की समाप्ति, पुनः 1 वर्षीय प्रणाली की गई और कर संग्रह के लिए अधिकार नीलाम कर दिए गए। ठीक है, तो एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सबसे अधिक बोली लगाने वालों को भू राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो क्लाइव ने किया था। ठीक है, सबसे अधिक बोली लगाने वालों को भू राजस्व वसूलने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ क्लाइव ने किया था। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने कर संग्रह के अधिकार ऊंची बोली वाले को
5 वर्ष के लिए नीलाम कर दिया गया। ठीक है, 5 वर्ष के लिए उनको अधिकार दे दिया जाता था। फिर जाकर 1976 में पंचवर्षीय ठेके की समाप्ति कर दी गई है, और फिर से मतलब क्या बना दी, इनको 1 वर्षीय बना दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ संबद्ध था, जिसका अर्थ एक ऐसे अनुबंध से था जिसमें राजस्व संग्रह का अधिकार अधिकतम बोली दाता को दिया जाता था। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उनको वसूलने का अधिकार है। उसको पट्टा बोलते थे, उनको कौल बोलते थे, उसको तास्की बोलते थे, या फिर उसको इजारा बोलते थे। कौन बोलते थे? तो उसको क्या बोला जाता था? इजारा। उनको क्या बोलते थे? इजारा बोलते थे। ठीक है, इजारा से कौन सा शब्द बना? इजारेदारी। इजारा से कौन सा शब्द बना? इजारेदारी। इजारेदारी। इजारारी प्रथा को संबंधित शब्द है जिसका अर्थ होता है एक ऐसे अनुबंध से था जिसमें राजस्व संग्रह का अधिकार अधिकतम बोलीदाता को दिया जाता था। इसकी शुरुआत की बात करेंगे। इजारेदारी प्रथा को 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया। इस प्रथा की दो व्यवस्था थी। ठीक है, सबसे पहले इसमें कितने वर्षों का, इसमें 5 वर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। और सबसे अधिक जो बोली लगाने वाले को मतलब क्या था, भूमि ठेके पे दे दी जाती थी। तो ये व्यवस्था जो थी ना 5 वर्ष वाला 1776 तक चला। 1777 में पंचवर्षीय ठेके की जगह, ठीक है, ठेके की अवधि 1 वर्ष कर दी गई। 5 वर्षों तक चला था, 72 और 5 77। ठीक है, उसके बाद क्या 1 वर्ष तक कर दिया गया। इस व्यवस्था का मुख्य दोष यह था कि प्रति वर्ष नए नए व्यक्ति ठेका लेकर किसानों से अधिक लगान वसूल करते थे। ठीक है, इजारा व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कृषि राजस्व रेवेन्यू फार्मिंग की एक प्रणाली थी। इसने बिचौलियों को, दलालों की भूमिका को बढ़ावा दिया। इस प्रणाली के तहत किसानों के लिए भू राजस्व निश्चित होता था। इजारा इजारेदार इजरादार इजारादार राज्य कोष में एक निश्चित राशि का भुगतान करता था। ठीक है, तो सही नहीं है, तो ध्यान में रखेंगे। इस प्रणाली के तहत किसानों के लिए भू राजस्व निश्चित होता था, ऐसा नहीं था। इसमें नए नए जो थे प्लेयर घुसते रहते थे और वो हमेशा नए नए कर इंट्रोड्यूस करते रहते थे, वो ठीक नहीं। दूसरा, इजारेदारी प्रथा 5 वर्ष के लिए होता था। क्या होता है कि निश्चित राशि जो थी वह मतलब मिल जाती थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वारेन सर हेस्टिंग्स के द्वारा भू राज सर इजारा और अस्थाई बंदोबस्त में ऐसे अंतर क्या था सर? दोनों का तो सेम ही लग रहा था। जो इजारेदारी भी प्रावधान बोलते थे थे, दोनों। अस्थाई बंदोबस्त भी बोलते थे, जमींदारी भी बोलते थे। ठीक है, ओके सर। चलिए उसके बाद बात करेंगे। वारेन हेस्टिंग द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था परिवर्तित करने का प्रमुख कारण क्या था? मतलब क्यों उन्होंने 5 वर्ष, मतलब 77 में जाके चेंज कर देता है ना, 5 वर्ष से हटा के क्या कर दिया, 1 वर्ष कर दिया। इसका कारण क्या था? कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग्स की अक्षमता थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसे निर्देश दिए थे, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए किसानों के एक नए वर्ग का सृजन हुआ, या फिर भूमि के वास्तविक मूल्यों की जानकारी प्राप्त होना। तो इसका आंसर जो है, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग्स की अक्षमता थी। ठीक है, तो ये इस वजह से हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स 1772 में 5 साल पंचवर्षीय बंदोबस्त भू राजस्व प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था में सरकार को अधिकतम राजस्व भी प्राप्त होता था। प्रत्येक वर्ष कंपनी के कर्मचारियों को भू राजस्व वसूलने के भी मतलब झंझट इसमें नहीं था, क्योंकि 5 वर्ष के लिए फिक्स हो जाता था। लेकिन पंचवर्षीय व्यवस्था असफल रही, कृषकों को बहुत कष्ट हुआ। अधिकतर ठेकेदार केवल सट्टेबाज थे, न तो उन्हें कोई जानकारी थी, न ही भूमि की अस्थायी रुचि। इस प्रणाली के तहत किसानों ने भू राजस्व निश्चित नहीं होता था। ठीक है, ध्यान में रखना है, नहीं होता था, कई बार पूछा गया है। भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त को किसने लागू किया? 5 वर्षों वाला जो बंदोबस्त जो था उसको किसने लागू किया? 5 ईयरली सेटलमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे तो इसको वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, बात के सहकारी साख का सुझाव कोऑपरेटिव क्रेडिट का सुझाव किसने दिया? तो फेडरिक निकोलसन। क्या नाम है इसका? फेडरिक निकोलसन। ठीक है, यह मद्रास का एक सिविलियन था। उसी ने सर्वप्रथम 1892 ईस्वी में मद्रास सरकार को दी गई एक रिपोर्ट में भारत में सहयोग साख समितियां चलाने का सुझाव दिया था। क्या नाम था इसका? फेडरिक निकोलसन। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ध्यान में रखना है, किसने दिया था? फिलिप फ्रांसीसी ने दिया था। ठीक है, तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो फिलिप फ्रांसीसी ने। ठीक है,
तो फिलिप फ्रांसिस की बात करेंगे। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टी के शासनकाल में सर्वप्रथम फिलिप फ्रांसिस ने अस्थायी बंदोबस्त का विचार प्रस्तुत किया, जिसे आगे चल के कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे 5 साल का जो बंदोबस्त जो था वो भी थोड़ा सा स्टेबिलिटी जो था, लेकिन आगे चल के इसको लॉन्ग टर्म और बढ़ा के इसको अस्थायी बंदोबस्त बना दिया है। ठीक है, तो ध्यान में इसको आपको रखना है। इस प्रणाली के अंतर्गत जमींदारों को जमीन का स्वामी मानकर भू राजस्व वसूला जाता था। तो अस्थायी बंदोबस्त जो था, परमानेंट सेटलमेंट जो था, उसमें जमीन का स्वामी कौन होता था? क्या होते थे? जमींदार। जमींदार होते थे। ठीक है, बिल्कुल। कर सरकार निश्चित करती थी। किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो क्या बताएंगे? तो फिर से क्या हो जाएगा? तो कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये व्यवस्था ऐसा नहीं है इसे कॉर्नवालिस ने पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, 5 साल वाला व्यवस्था की, जिसको पंचहाला कहते थे, 10हाला भी था, वो बहुत पहले आ चुका था। ठीक है, 5 साल वाला तो हेस्टिंग्स ने ही कर दिया था, वो भी अस्थायी बंदोबस्त जैसा ही था, लेकिन उसकी अवधि जो थी 5 साल ही थी, लेकिन बाद में उसको कम करके फिर से 1 साल बना दिया गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1789 में सर जॉन शॉर ने भू राजस्व व्यवस्था का अध्ययन करके नई भू पद्धति की रूपरेखा तैयार की। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे किसके द्वारा? सर जॉन शेर के द्वारा। ठीक है, तो 1793 में अस्थायी बंदोबस्त, या फिर इसको इस्तेमारी कहते हैं। ठीक है, जागीरदारी कहते हैं, फिर बिस्बेदारी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब के अस्थायी भी कह लीजिए, इस्तेमारी भी कह लीजिए, जागीरदारी भी कह लीजिए, बिस्बेदारी भी कह लीजिए, सब इसी को नाम है। इसमें मतलब जो अस्थाई या फिर इस्तेमारी व्यवस्था जो था, इसमें ध्यान में रखना है, जमींदार जो होते थे वो भूमि का मालिक होते थे। और इस व्यवस्था को लागू कहाँ पे किए गए, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी, लागू कहाँ कहाँ पे हुआ, इस क्षेत्र का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल में लागू किया, बिहार में, उड़ीसा में इसको लागू की गई। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट को कहाँ पे लागू की गई? तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा में इसको लागू की गई। ठीक है, आगे चल के कहाँ पे लागू हुआ? तो पूरा यूपी में नहीं लागू हुआ था। यूपी में बनारस वाला क्षेत्र जो था, और उत्तरी कर्नाटक में। ठीक है, नॉट इंटायर कर्नाटक एंड नॉट इंटायर यूपी, केवल बनारस वाला खंड जो था और कर्नाटक में इसको लागू किया गया। ठीक है, अब ये व्यवस्था जो था पूरे भारत में कितने प्रतिशत भूमि पे लागू की गई, ये भी पूछा जाता है। 19%। तो ब्रिटिश कालीन भूमि की बात करें, ब्रिटिश कालीन भारत की बात करेंगे, तो ध्यान रखना 19% भूमि पे लागू की गई। ठीक है, इस व्यवस्था में लगान की भू राजस्व का दर कितना होता था? इसमें 10/11 भाग सरकार लेती थी, और 1/11 भाग जो होता था जमींदार के पास जाता था। ठीक है, तो 19% भूभाग पे लागू किया गया था। बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में लागू किया गया था। यूपी के बनारस के क्षेत्र में, उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। 10/11 भाग सरकार का होता था, 1/11 भाग जमींदार का होता है। ठीक है, ग्रांट की बात करेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अस्थाई बंदोबस्त का विरोध किसने किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का विरोध जेम्स ग्रांट ने किया था। किसने किया था? जेम्स ग्रांट ने किया था। ठीक है, जो कि स्वयं कॉर्नवालिस के प्रमुख सलाहकार थे, जबकि आरसी दत्त ने अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का आरसी दत्त ने पूर्ण समर्थन किया है। उनकी पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आरसी दत्त का जो पुस्तक जो है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें इसका समर्थन किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो व्यवस्था जो था, कॉर्नवालिस का जो व्यवस्था था, इसकी जो भू राजस्व व्यवस्था का एक नई रूपरेखा किसने, प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, इस व्यवस्था का प्रारूप किसने तैयार किया था? ड्राफ्ट किसने बनाया था एक नई व्यवस्था का? जॉन शोर। हाँ, इस बार के दरोगा के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, स्थायी बंदोबस्त का प्रारूप किसने तैयार किया? उसमें कॉर्नवालिस भी ऑप्शन था। जनरली लोगों ने कॉर्नवालिस किया था, जो गलत हो जाएगा। ठीक है, सर जॉन शोर होंगे। ठीक है, अब फिलिप फ्रांसीसी ने बहुत पहले इस तरह की व्यवस्था की बात की थी। इस्तेमारी बंदोबस्त, ठीक है, इसको किसने लागू किया? तो उसी को बोलते हैं, अस्थाई बंदोबस्त को ही कहते हैं, तो कॉर्नवालिस हो जाएंगे। अस्थाई बंदोबस्त इस प्रकार का है, जमींदारों पर लगाया गया भूमि कर है, किसानों पर लगाया गया भूमि कर है। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि कर की वसूली है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय लैंडलॉर्ड्स इन बिहाफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो मतलब ब्रिटिश सरकार के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे यहाँ पे? तो कौन हुआ करते थे? तो लैंड लॉर्ड थे। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। बताना, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? हमारे साथ, आपके साथ, या फिर जमींदारों के साथ? किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ। जमींदारों के साथ किया गया। ठीक है, बोलते रहिए और पढ़ते रहिए। निम्नलिखित में से 1793 बंगाल की चिरस्थायी व्यवस्था, चिरस्थायी, इसके बहुत सारे नाम थे, उसी को परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। इसलिए जब भी कुछ आया ना उल्टा सीधा नाम, इंग्लिश देखिएगा क्या है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो कॉर्नवालिस के समय में शुरू हुआ था। अस्थाई भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई, बताइए, इसका उत्तर बताइए बिना देखे हुए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में।
ठीक है, देश किधर है ये ऑप्शन? ऐसा ऐसा ऑप्शन किधर है? ऐसा ऑप्शन तो नहीं मुझे दिखा। इसके अनुसार बताइए, अकॉर्डिंग टू क्या दिस होगा? ऑप्शन। डी कौन डी। सा? बंगाल प्रोविंस एंड बनारस जमींदारी। बिल्कुल डी में बिल्कुल, से तो डी। बंगाल सूबा और बनारस में मिला है, ठीक है। अकॉर्डिंग वैसे था, बिहार था, बंगाल में था, उड़ीसा में था, कर्नाटक का नॉर्थ था, साउथ था, ईस्ट था कि वेस्ट था? कौन था कर्नाटक का? क्या बताएंगे? नॉर्थ सर, नॉर्थ। नॉर्थ था, ठीक है, नॉर्दर्न कर्नाटक था। और साथ में यूपी का क्या है, अवध का कौन सा? इस समय यूपी नहीं, उस समय बनारस। अवध बोलेंगे हम। ईस्टर्न यूपी बनारस, था। वेरी गुड। बनारस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के निम्नलिखित सलाहकारों में से किसने अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया? किसने किया, तो क्या बताएंगे? जेम्स। ठीक है, जेम्स जेम्स ग्रांट ग्रांट। ने किया। किसने किया? जेम्स ग्रांट ने किया, ठीक है। अस्थाई भूमि व्यवस्था के बारे में आरसी दत्त ने क्या विचार थे? उन्होंने इसका समर्थन दिया या फिर मतलब विरोध किया? Supported it समर्थन completely. दिया। उन्होंने समर्थन। समर्थन कैसे दिया है? पत्र के माध्यम से दिया या फिर किसी किताब में उन्होंने समर्थन दिया है? By writing a book, The Economic History of India. द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे, ठीक है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में छोड़कर देखा जाता है? ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज agitation was visible after the introduction of the land settlement system of Lord Cornwallis in 1793. The reason for this normally traced to which of the following provisions? तो बताना है क्या होगा इसका सही उत्तर, ठीक है। क्या इसके कारण थे जो कि बहुत अधिक विवाद देखे गए? रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बना। रैयत डेट मीन्स किसान, ठीक है। रैयते आला, रैयते आला कौन कहते थे अपने आप को? रैयते आला, कौन था रैयते आला? चलो हजरते आला बता दो, रैयते आला नहीं पता, हजरते आला। क्रिज खां की उपाधि थी सर। कौन? क्रिज खां। हाँ, रैयते आला खरीज खाना सब, ये हजरते आला। शेरशाह सूरी। हाँ, शेर शाह सूरी, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। रैयते आला खरीज खां को इसलिए कहते थे, एज ए शासक होते हुए भी, जब उनके जो क्या बोलते थे, क्या होता था यार दरबार में, सरदार जो जब आते थे उनके, तो उनके सम्मान में वो खड़ा हो जाता था, ठीक है, जमीन पे उनके बैठते थे। रिस्पेक्ट में। जमीन पे तो मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैं तो पढ़ता, मैंने यही पढ़ा वो सीट से उठ के खड़े हो जाते थे, सम्मान में हो जाते थे। जो भी हो, सम्मान करते थे, इसलिए उनको रैयत आला कहते हैं, ठीक है। और हजरत आला की बात करेंगे तो शेरशाह को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, आला ही आला पे हम लोग आ गए। तो रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदार का अधिपति बनाना, ठीक है। मेकिंग जुडिशियल सिस्टम मोर इफिशियंट, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, या फिर सारे। तो ए बी सी, ठीक है, में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना है, इसका आंसर जो दिया कोई भी सही नहीं है, ठीक है। फिर से प्रश्न सुनिए। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हो गया। यार क्यों हो गया? क्योंकि उस समय पे पैसा वगैरह चुकाते नहीं थे, इस वजह से कानूनी विवाद बहुत ज्यादा, सही रीजन नहीं था, ठीक है। वही आंसर दिया होगा। इसमें कारण क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ की गई अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली में जमींदारों की भूमि का वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था। जब तक वे लगान एकत्र करके उसका 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था, अपने सेवा के लिए कितना रखते थे? 1/11। डेट मीन्स अगर कोई व्यक्ति अगर 11 रुपया अगर वसूल रहा है तो कंपनी को कितना दे रहा है? 10 रुपया। 10 रुपए 10 दे रुपया। रहा अपने है। पास कितना दे रहा है? 1 रुपया, ठीक है। 1 रुपए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 11 रुपया का सब वसूल है किसी जमीन से, अगर वही व्यक्ति अगर 22 रुपया अगर वसूले किसी जमीन से, तो 2 रुपया तो रखते। 20 रुपया जाएगा 2 रुपया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? 11 रुपया वसूलना पसंद करेगा कि 22 रुपया वसूलना पसंद करेगा? 22 रुपया। 22 रुपए। इसीलिए किसानों का शोषण होती थी। और इसमें ब्रिटिश भी मना नहीं करेगा। ब्रिटिश क्यों नहीं मना करेगा? क्योंकि क्योंकि उसको पास ज्यादा क्योंकि आधा उसको सकता भी है। प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो बेचारा, इसको भी प्रॉफिट है, इसको भी प्रॉफिट है, बीच में दिक्कत किसे हो रही है? किसान। किसानों को। किसान को हो रही है, ठीक है। ये डिसाइड कौन करेगा रेवेन्यू कितना होगा? वो कौन डिसाइड करेंगे? जमींदार। तो जमींदार, क्योंकि एक बार तो पैसा तो मिल गया ब्रिटिश को, नहीं परमानेंट सेटलमेंट में ही था ना। हाँ सर। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें बीच में एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व नहीं था, इसकी सबसे बड़ी लूप होल्स ये थी। हाँ, बिल्कुल ध्यान में रखना है। लेकिन जमींदारों का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था, ठीक है। लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, पर्ती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विधिक वादों संख्या में बढ़ोतरी हुई। इस व्यवस्था के तहत किसानों को पट्टे देने की अनिवार्यता रखी गई थी।
किंतु बहुत से जमींदारों ने अपनी रैयत को पट्टे जारी नहीं किए, क्योंकि जमींदार के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। मैंने वही बोला था, इनके ऊपर कोई होता है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना इन चीजों को देखने वाला, तो कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशनल बॉडी नहीं था। ठीक है, इस वजह से दिक्कतें बहुत हुई। अस्थाई सर बंदोबस्त सतत, हाँ। सर अगर जमींदार रैयत को पट्टा नहीं देगा तो फिर उसको लगान कहाँ से मिलता फिर, क्योंकि उस नहीं, क्या समझे आपने, क्या बताया, फिर से बताइए। सर जमींदार अगर रैयत को पट्टा नहीं दे रहा था तो सर जमींदार को फिर लगान कहाँ से मिला, मतलब मिलता था, क्योंकि उसको तो अंग्रेज को देना ही था ना सर पैसा। हाँ, तो तो उनको अगर रैयत मतलब को ऐसा, देखिए उनको जो भूमि जो दी जाती थी ना, वो भूमि मतलब ऐसा पैट्रिमोनियल भूमि नहीं हो जाती थी, मतलब हमेशा है, मतलब ये फिक्स नहीं था। ठीक है, मतलब ये टुकड़ा उनका भूमि को दे दिए, ठीक है, चलिए ये टुकड़ा है, इस पे खेती होता है, ठीक है, चलो ये टुकड़ा पे खेती होता है तो यहाँ से राजस्व आ रहा है, ठीक है। कोई दूसरा टुकड़ा है जो कि चारागाह है, ठीक है, इस पे टैक्स कौन वसूलेगा, इसका भी किसान यूज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो चारागाह हो गया, कुछ परती भूमि होता था, तो इस वजह से ना बहुत अधिक कंफ्यूजन होने लगा। ठीक है, रैयत रैयत को तो पट्टा तो दिया ही जाता था, खेती तो वो करते ही थे, लेकिन उनको परमानेंटली नहीं होता था, कभी उनको इस भूमि पे शिफ्ट किया जाता था, कभी उनको उस भूमि पे शिफ्ट किया जाता था। तो ये मतलब बहुत ज्यादा सो इनरेगुलरिटी वर्क में बहुत ज्यादा थे। ठीक है, मतलब किसी किसान का जमीन जो था वो फिक्स नहीं होता था, जमींदार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया था। जमीन पूरा एक तरह से किसका हो रहा था, तो जमीन एक जमींदार के हक में पूरा था, वो डिसाइड करते थे तो कौन किसके पास रहेगा, उस पे कितना कर वसूला जाएगा। ठीक है, ये भी था से एक जमीन पे कुछ और कर वसूला जाता था, दूसरे जमीन पे कुछ और कर वसूला जाता था। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था। दूसरी बात, इसमें इंटेग्रिटी होने का तीसरा कारण ये था, से इसमें जो था ना परती भूमि था, चरागाह वाला भूमि था, तो उस पे कितना कर वसूला जाए ये भी एक दिक्कत था। तो इस वजह से मतलब क्या था, से बहुत से जमींदारों ने अपनी रैयतों को पट्टे तक भी जारी नहीं किए, क्योंकि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है, ये एक बहुत सारा रीजन था। हो गए। हाँ, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आज जब भी जमीन छीना जाता था उनसे आसानी से जमीन ले लिया जाता था, वो जमीन किसी दूसरे किसान को दे दिया जाता था। ठीक है, जो मन मौजी, मतलब क्या होता, जब उस समय ना लठाइत होता था जमींदार के पास, ठीक है, क्या होता था, लठाइत। तो उनके यहाँ भेजा जाता था, लठेठ को भेजा जाता था, उनके जमीन पे कब्जा कर लिया जाता, उनके जमीन को छीन लिया जाता था। ठीक है, तो ऐसा कुछ परमानेंटली की बात करेंगे तो नहीं था रैयतों के पास। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं करती थी, क्योंकि उनका पूरी तरीके से जमींदार के हक में ही था, और जमींदार जो थे उनके समर्थक थे। ठीक है, एक तरह से उनका पैरेलल गवर्नमेंट जो था गांव में बढ़ रहा था, क्योंकि सरकारें जो थी कहाँ से चलती थी, तो बड़े बड़े प्रेसिडेंसी से चलती थी, शहरों से चलती थी, तो गांव को कंट्रोल करने के लिए जमींदार सबसे मेन रोल में आता था। ठीक है, तो इसलिए ब्रिटिश सरकार भी उनको छूट देती थी। अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वो खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे, लेकिन जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था, जमींदारों के ऊपर कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है, ध्यान में, इसलिए उसने पट्टे जारी नहीं। पट्टा जारी करने मतलब समझ रहा है, मतलब समझ रहे, जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे 1000 बीघा है, ठीक है, 1000 बीघा है, मतलब एकड़ समझ लीजिए इतना है। ए नाम का कोई जमींदार है, इसको ये दिया गया, तो इसका ये दायित्व बनता है, तो ये जो भूमि का राजस्व जो है, जो ब्रिटिश सरकार का जो हिस्सा जो होगा, ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट किसानों से नहीं वसूल कर ए नाम के जमींदारों को दे दिया, से तुम चलो 1000 बीघा का तुम कितना पैसा दोगे। तो बोला से ठीक है, चलो मैं आपको क्या करता हूँ, 5 साल के लिए मैं इसको ले रहा हूँ, या फिर परमानेंटली मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है, मुझे आप इसको परमानेंटली दे दो, हर साल मैं आपको क्या करूंगा, 10,000 रुपये वसूल के दूंगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब यहाँ पे जो ये आया, अपना जमीन देखा, 1000 बीघा यहाँ पे जमीन है, इसने देखा से गांव में 100 किसान है, तो अब इसको क्या करना है, जमीन को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है किसानों के बीच में। ठीक है, किसान खेती करेंगे, और जमीन को मतलब क्या करेंगे ना, जमीन को क्या करेंगे, जमीन से जो रेवेन्यू जो कलेक्ट होगा, वो जमींदार जो क्या करेगा, रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा, और 10/11 हिस्सा जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होगा किसको देगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगा, 1/11 हिस्सा अपने पास रखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1000 बीघा जो इसको दिया गया, ये 100 किसानों में डिवाइड ना करके, ठीक है, ये सारा जमीन को क्या कर लिया, अपने पास रख लिया। ठीक है, पट्टे दिए ही नहीं, मतलब किसी भी किसानों को। ठीक है, अब ये सारा जमीन अपने पास रख लिया, अब इसमें क्या करेगा ना, ये अपने लोगों से क्या करेगा, इसमें खेती करेगा, या फिर किसानों से इसमें बंधुआ मजदूरी करवाएगा,
और उस हिसाब से मतलब क्या होगा, रेवेन्यू को कलेक्ट करके ब्रिटिश सरकार को देगा, तो इसमें इसका अपना लाभ अधिक होता था। ठीक है, यहाँ पे मैनिपुलेट भी ये कर सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो नुकसान हो रहा है, ये सब बहुत सारी चीजें इसमें थी। ठीक है, तो मतलब किसानों को जमीन इन्होंने दिए ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी थे, और कोई कंट्रोल था नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कंट्रोल था नहीं, तो इसलिए भी बहुत अधिक दिक्कत हुआ। चलिए, बंगाल में ग्रामीण समाज रूरल, लेकिन सारे ने ऐसे नहीं किए, ऐसा नहीं से सारे ही क्षेत्र में ऐसा हो रहा था, लेकिन हाँ बहुत जगह पे ऐसा हो रहा था। बंगाल में ग्रामीण समाज के चिरस्थायी बंदोबस्त का परिणाम का क्या था? तो मतलब व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑन रूरल सोसाइटी इन बंगाल? द ब्रिटिश ओमेन, ब्रिटिश ओमेन, ओमेन, हाँ ठीक है, इसको ये बोलते हैं YEOMN है। ठीक है, किसानों की तरह ही कृषि की उन्नति करने के लिए जमींदारों ने पूंजी लगाई और उद्यम किया। ठीक है, धनी संपन्न किसानों के एक समूह ने, जिसे जोतदार कहा जाता था, गांव में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में सफलता पाई। उसके बाद अगर बात करेंगे तो क्या था इसमें, रैयत पर निश्चित राजस्व लेवी लगाने के लिए परिणाम स्वरूप किसान समृद्ध और संपन्न हो गए। जमींदारों पे, ठीक है, निष्ठात्मक नियंत्रण लगाने के लिए कंपनी के द्वारा आरंभ की गई कलेक्टरी की प्रणाली लोकप्रिय होने में असफल हो गई। ठीक है, तो कलेक्टरी जो था, ध्यान रखें, जिसका नाम था वसूली, रेवेन्यू को मतलब क्या करना, कलेक्ट करना था। तो इसमें क्या चुनना था, इसमें क्या था? ठीक है, ध्यान रखना क्या कारण था, किस चीज के बारे में। तो व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट रूरल सोसाइटी इन बंगाल? तो इसका जो उत्तर जो लिया है आपका, ठीक है, तो क्या लिया है इसका, तो जमींदारों पर निरीक्षणात्मक मतलब पर्यवेक्षी नियंत्रण लगाने के लिए कंपनी द्वारा आरंभ की गई कलेक्टरी की जो प्रणाली जो थी लोकप्रिय होने में असफल हो गई। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था में कंपनी एवं जमींदारों के मध्य समझौता हुआ। जमींदार जब तक लगान अदा करता रहता था वह भूमि का मालिक रहता था। जैसे ही लगान चुकाने में देरी करता था, इन पे कौन सा लॉ काम करता था? कौन सा लॉ था? जैसे ही उनकी सनसेट जमीन लॉ। चली जाती है तो लॉ, सनसेट लॉ। ठीक है, सनसेट लॉ, इसको बोलते हैं सूर्यास्त कानून बोलते हैं। मतलब एक निश्चित तिथि के अंदर, एक निश्चित समय के अंदर आप टैक्स नहीं देते थे तो आपकी जमींदारी चली जाती थी। ठीक है, तो ये तो ना तो किसानों के लिए अच्छा था और न ही मतलब जमींदारों के लिए अच्छा था। मतलब इनसिक्योरिटी की बात करेंगे तो दोनों का दोनों में था। ठीक है, ध्यान रखना। तो सूर्यास्त कानून के तहत भूमि से बेदखल या उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। बंगाल में ग्रामीण समाज के लिए चिरस्थायी बंदोबस्त, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, भू स्वामित्व अधिकार जमींदारों में निहित किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जमींदारों पर नियंत्रण लगाने के लिए कंपनी द्वारा आरंभ की कलेक्टरी प्रणाली असफल रही। कलेक्टरी प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? कॉर्नवालिस को ही बोला कॉर्नवालिस। जाता है ना। कॉर्नवालिस। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस किसको कहते हैं? यस सर, ठीक है, कॉर्नवालिस कर्नवालिस को। अब बात हाँ कर। बिल्कुल, अब उनको कहते हैं, इनको भी कहते हैं, क्या पटेल साहब को भी कहते हैं, लेकिन मॉडर्न फादर कहते हैं उनको। ठीक है, तो कॉर्नवालिस, इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कलेक्टरी प्रणाली जो थी असफल रही। कॉर्नवालिस ने 1793 में की योजना के द्वारा सभी राजस्व न्यायालय समाप्त कर दिए, कलेक्टरों से न्यायिक अधिकार छीन लिए। तो कलेक्टर को ना बहुत पावर था, तो उसे न्यायिक अधिकार छीन लिए गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया, जिसमें अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था ने भूमि पर वंशागत अधिकार वाले भू स्वामी का नया वर्ग बनाया, जिसको जमींदार कहते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था के विशेष लाभ था कि कंपनी की आय एक निश्चित हिस्सा तय हो गई, जिस पर फसल नष्ट होने पे कोई असर नहीं पड़ता था। मतलब फसल नष्ट हो जाए फिर भी उनको उतना पैसा मिलता था। एक निश्चित समय पर लगान अदा न कर पाने की स्थिति में भूस्वामी की जमींदारी जब्त हो जाती थी। इसी को बोलते थे सनसेट लॉ बोलते थे। एक प्रकार से रैयत द्वारा राजस्व अदायगी में चूक माना जाता था। इस व्यवस्था में कृषकों का एक नया समूह जोतदार प्रभावशाली हो गए। जोतदार जो थे ना, वो भी किसान थे, जमींदार नहीं थे। जोतदार थे, किसान थे, लेकिन बड़े किसान थे। जमींदारों की मृत्यु के पश्चात उनकी भूमि उनका उत्तराधिकारियों में चली संपत्ति की भौतिक विभाजन होती थी। ठीक है, मान लीजिए किसी जमींदार के पास 1000 भूमि है, ठीक, 1000 बीघा है, और जमींदार का देहांत हो गया, तो ये उनके वंशजों के पास चली जाती थी। मान लीजिए उनके 4 बेटे हैं, तो ये 250 250 250 बीघा में क्या होता था ना। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो 4 भागों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, आप पुराना वाला देवदास फिल्म देखना है। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से थोड़ा दिखाया है, थोड़ा सा उसमें रेवेन्यू कलेक्ट सिस्टम को थोड़ा सा दिलीप कुमार वाला, उसमें बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, उसमें भी देखिए कि जमींदार का मृत्यु हो जाने को दोनों भाई में ये डिवाइड होता था ये। ठीक है, औपनिवेशिक भारत की भूमि राजस्व बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1790 में लॉर्ड बेलेजिनी ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, तो ये सही है क्या? गलत है ना?
ठीक है। यस सर, गलत है। इसमें इसमें जमींदारों को अपनी जमींदारी में पूरी जमीन के मालिक के रूप में मानता हो गए। इसमें ध्यान में, इसमें भू स्वामित्व वंशानुगत बनाए, ध्यान में, ये हेरिडेटरी था, अभी बताया ना। तो जमींदार की मृत्यु हम्म। होती थी, उनके वंशजों को चला जाता था जमींदारी अधिकार। इसीलिए आप देखिएगा भारत में बहुत सारे ऐसे अभी है गांव देहात में जमींदार मिलेंगे आपको जिसके पास बहुत ज्यादा भूमि है। रीजन क्या है पता है? भूमि तो इनके पास था, शुरू से था, इनके वंशज बाई वंशज को ट्रांसफर होते रहता था। 1947 में ब्रिटिश चले गए और सारा भूमि किनके पास बाई डिफॉल्ट रह गया? इनके पास रह गया। तो अभी भी इनको जब गांव वगैरह में जाओगे तो कुछ कुछ मिलेंगे। ये जो पूरा जो बाजार देख रहे हो ना, ये मंदिर से लेकर यहाँ से यहाँ तक सब जो है सो उस जमींदार का है। ठीक है, तो उसका रीजन यही है। जमींदारों को जमीन बेचने का अधिकार भी दिया गया था। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। तो पहला नहीं था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉर्नवालिस होगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जमींदारी प्रथा के अनुरूप क्या अनुरूप? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जमींदारी प्रथा के अनुरूप, अच्छा क्वेश्चन के साथ ही है। जमींदारों द्वारा संग्रहित किए जाने वाले राजस्व को सरकार का 70% निर्धारित किया गया था। यदि किसी जमींदार द्वारा नियत तिथि पर सरकार का भाग जमा न कराए जाने पर उसकी जमींदारी चली जाती थी। क्या सही है? तो केवल दो सही है ना, 70% नहीं था ना, कितना परसेंट होगा ये? कितना था? नियरली 91 होगा सर, नियरली 91। हाँ, अप्रोक्स 91 के पास कितना था बताइए? 10/11 10/11 था। 10/11 कीजिए, कितना हो जाएगा ये? बहुत ज्यादा हो जाएगा, 90 प्लस हो जाएगा नहीं? तो 70% नहीं था, 90। 91 है। हाँ हाँ, उसी के 91 के अप्रोक्स में जाता था। ठीक है, तो ये आपका गलत है। परमानेंट सेटलमेंट, चिरस्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चिरस्थायी बंदोबस्त मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के हिस्सों में लागू किया गया था क्या? परमानेंट सेटलमेंट ये मद्रास और बंबई में था क्या? नहीं। नहीं सर, नहीं सर। नहीं था ना? बिल्कुल ठीक है। बताना है, चिरस्थायी बंदोबस्त है भूमि का वंशाकर अधिकार वाले भूस्वामियों के नया वर्ग बनाया, जिसको उस वर्ग को क्या बोलते थे? अभी जस्ट मैंने बोला ना, क्या बोलते थे उनको? क्या बोलते थे? जो जोतदार बोलते थे। ठीक है, जोतदार इज जोतदार। जस्ट लाइक बड़े किसान होते थे। ठीक है, ध्यान में रखना है, लेकिन वो जमींदार इतने पावरफुल नहीं थे। ठीक है, चिरस्थायी बंदोबस्त द्वारा बने भूस्वामी किसी भी परिस्थिति के अधीन कभी भी हटाए नहीं जा सकते। हटाते थे ना, किस परिस्थिति में हटाते थे? जब वो पैसा नहीं देता था तो उनपे कौन सा कानून लगता था? सूर्यास्त कानून। कौन सा कानून था? सूर्यास्त कानून। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइए, ये सब बहुत बेहतरीन प्रश्न दिए हुआ है। ठीक है, सीडीएस वगैरह का जो क्वेश्चन जो है बीपीएससी इससे टफ नहीं पूछेगा। ठीक है, इससे टफ कुछ होता भी नहीं जो सीडीएस वगैरह में सब सीएपीएफ में प्रश्न पूछ देते हैं, आईएएस में पूछ देते हैं। तो आपका घटना चक्र ठीक है, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के लेवल इतना नहीं है उसका। ठीक है, सॉरी वाईसीटी के लेवल इतना नहीं है, तो इसमें थोड़ा लेवल का प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, चिरस्थायी बंदोबस्त में ने भू स्वामित्व का अधिकार कृषकों में नहीं था। सही है कि गलत है? बताइए, पकड़िए पॉइंट को, यहाँ पे बताते चलिए। ठीक है, गलत है सर। गलत है। ये किसमें था? जमींदारों में था। ठीक है, चिरस्थायी बंदोबस्त है भू, चिरस्थायी अगर बोला परमानेंट सेटलमेंट है। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त, चिरस्थायी बंदोबस्त सब इसी को बोलते हैं। चिरस्थायी बंदोबस्त में भू स्वामित्व अधिकार जमींदारों में नहीं था, तो इनके पास क्या था? ऑनरशिप, लैंड ऑनरशिप किसमें था? जमींदार में था या फिर किसानों में था? ठीक है, तो जमींदारों में था। तो सेकेंड ऑप्शन की बात करेंगे वो तो क्या है आपका? सही है। ठीक है, जमींदारों को एक विशिष्ट तिथि तक लगान, एक निर्धारित रकम जमा करनी होती। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। सो बाय फिक्स अमाउंट टू बी रेंट बाई पार्टिकुलर डेट। ठीक है, उनको पे करना पड़ता था। चिरस्थायी बंदोबस्त जमींदारों को काफी लाभ हुआ जबकि कृषकों को काफी नुकसान हुआ। ठीक है, तो ध्यान में रखें, ऐसा नहीं है, मैंने शुरू में ही बोला था किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है, जमींदारों को भी नुकसान हुआ और कृषकों को भी नुकसान हुआ। अब कभी कभी क्या होता है ना, फसल नष्ट हो जाता था। फसल नष्ट हो जाता था तो भाई तुम जब कृषक के ऊपर कितना भी तुम जुर्म कर लो, जब उसके पास पैसे रहेंगे ही नहीं तो कहां से देगा? चाहे आप उसको जान से भी मार दो। नहीं है कि नहीं? रियलिटी है कि नहीं? अब मान लीजिए फसल नष्ट हो गया, फसल खराब हो गया, अब जमींदार को क्या करना है? पैसे देने हैं भाई से। आज तो आज सूर्यास्त का अनुलग, आज पैसे देने हैं। मान लीजिए आज 500 रुपया देने हैं, सपोज है। ठीक है, और फसल खराब हो गया, जमींदार ने अपने लठैत को भेजा से जाओ किसान से पैसा लेकर आओ। अब किसान के पास पैसा है ही नहीं, आप उसको जान से भी मार दो तो पैसा तो देगा नहीं। और जब वो पैसा नहीं देगा तो क्या जमींदारों के पास पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। और जब जमींदार के पास पैसा नहीं आएगा तो भाई गवर्नमेंट को पैसा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो ऐसे कानून में क्या होता? तो ऐसे कंडीशन में छीन उसकी लिया जमींदारी अधिकार छीन ली जाती थी। ठीक है, तो ये कानून दोनों से लेकर किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। ठीक है,
इन ध्यान पूरी में रखना। तरीके से इनलॉजिकल था। हाँ बिल्कुल। इसीलिए किसने इसका वो बुराई किया है, क्या नाम था उसका, जेम्स, बताया ना किसने इसकी बुराई किया है? जेम्स ग्रांट। जेम्स ग्रांट। जेम्स ग्रांट, जो कि कॉर्नवालिस का एडवाइजर था वो। ठीक है। सर अगर सर ये अगर अस्थाई बंदोबस्त किसानों के लिए अच्छा नहीं था तो फिर आरसी दत्त थे, वो क्यों इनका वकालत किए थे कि नहीं ये अच्छा है? अरे आरसी दत्त हो गए, ठीक है, आर एस शर्मा वगैरह, ये सब थोड़ा ना दूसरे हिसाब से थोड़ा सोचते हैं, ठीक है। मार्क्सिस्ट हाँ, मार्क्सिस्ट टाइप के मार्क्सिस्ट थे। विचारधारा के लेखक हैं, तो इनका बात मत पड़िए। ठीक है, ये सब थोड़ा डिफरेंट टाइप का मार्क्स थ्योरी जो होता है ना, थोड़ा सोसाइटी से थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है। चलिए, मार्क्सिस्ट कभी भी किसानों का समर्थन करता ही नहीं है। चलिए, मतलब ओरिजिनल जो मार्क्सिस्ट होगा, सो माओ वाला मार्क्सिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। ओरिजिनल मार्क्सिस्ट जो होंगे ना, वो कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट भी नहीं कह सकते, कैपिटलिस्ट का तो बुराई करते हैं, वो लेबर क्लास के सपोर्टर होते हैं, ठीक है, ओरिजिनल मार्क्सिस्ट। माओ वाला मार्क्सिस्ट किसानों का समर्थक होता है। कैपिटलिस्ट का तो हमारा, कैपिटलिस्ट का तो वन एंड ओनली एक ही है, बेचारा एडम स्मिथ। ठीक है। कौन सा थ्योरी दिया था एडम स्मिथ ने? वेल्थ ऑफ नेशन, नहीं? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ हाँ नेशन। बिल्कुल, तो वो सबसे बेचारा, वो कैपिटलिस्ट का सबसे भगवान गॉड वही है। चलिए, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के कार्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। बताना है, प्रारंभिक जमींदारों ने अपनी भूमि खो दी, बिल्कुल खो दी। जमींदारों द्वारा भू राजस्व अदा न कर पाने का कारण यह था कि रैयत अपना राजस्व अदायगी में चूक होती थी, ठीक है, बिल्कुल। कृषकों का एक नया समूह जोतदार प्रभावशाली हो गया। कलेक्टर ने वैकल्पिक सत्ता केंद्र के रूप में जमींदारों को प्रतिस्थापित कर दिया। तो ध्यान में रखना, अगर पूछेगा ना इसमें कौन सा सही है, तो सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, सारे ही सारे कथन की बात करें सही है, ठीक है। अब यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट करना किसका काम था? जमींदारों का काम था, लेकिन जमींदार अगर सही नहीं कर रहे थे, तो उसके जगह पे सरकार ने अपना एक वैकल्पिक व्यवस्था निकाला। इसके लिए किसको बनाया? कलेक्टर। कलेक्टर। कलेक्टर साहब को बना। तो अभी का कलेक्टर साहब, उस समय का कलेक्टर साहब में बहुत थोड़ा अंतर था। अभी न्यायिक पावर वगैरह भी था, कनवालिस ने हालांकि इनका न्यायिक पावर छीन लिया था, ठीक है, ध्यान में रखना है। लेकिन उस समय कलेक्टर को मतलब प्रतिस्थापित कर दिया, ध्यान में रखना है, रिप्लेस कर, अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर रिप्लेस कर दिया जमींदारों को, ठीक है। 1793 के अस्थायी बंदोबस्त से क्या पुनः स्थापित हुई? ठीक है, मतलब क्या चीज को, तो किसानों के सुधार, भूमि पर जमींदारों के बुजुर्गा संपत्ति अधिकार, ठीक है, मतलब बुजुर्गा प्रॉपर्टी राइट्स इन द लैंड टू जमींदार, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जहाज रानी अधिकार, या फिर महिलाओं को संपत्ति अधिकार रखने का अधिकार। ठीक है, बताइए क्या होता है इसमें? 1793 वाला से क्या हुआ? तो अस्थायी बंदोबस्त लाई गई, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? एक ही ऑप्शन इसमें सही, बताइए। बी सही होगा या फिर ए सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। इतना क्यों सोचने लगा ये, मतलब यहाँ पे बुजुर्गा लगा दिया तो मतलब आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है, बस यही पे है, इस भूल भूमि पर जमींदारों के बुजुर्गा संपत्ति का अधिकार, मतलब आगे भी हेरिडिटी रहते रहेगा, ठीक है, तो सही है। किसानों का अधिकार का बात किसी में भी नहीं होगा। जहाज रानी से क्या लेना देना है, ठीक है, महिलाओं को संपत्ति अधिकार रखने का अधिकार तो ऐसा कुछ तो था नहीं। ठीक है, तो वही ऑप्शन ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन घुमाएंगे, ठीक है, बात वही रहता, बस पूछने का तरीका, पूछने का तरीका। किस एग्जाम में पूछा है ये? एनडीए में पूछा है, ठीक है। जीके एनडीए का काफी अच्छा होता है। और दिक्कत की बात है ना, उसको ना अंडर 16 एज के बच्चों को देना पड़ता है, ठीक है, जो एग्जाम जो देने वाले 16 साल 17 साल के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो बड़ा कम कटअप जाता है, लेकिन काफी टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1793 की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू किया गया था। इसे इस्तेमारी व्यवस्था भी, जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत जमींदारों को भूमि पर अस्थायी मालिक बना दिया गया। भूमि पर उनका अधिकार पैतृक एवं हस्तांतरणीय थे, इसीलिए वह बुजुर्गा शब्द का यूज कर दिया है, ठीक है। वैसे बुजुर्गा की बात करेंगे, हमारे यहाँ के कॉन्सेप्ट की नहीं है, ठीक है, एक नया वर्ग जो था जन्म लिया था, और यूरोप के कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने इसको उठाया है, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में एक क्लास जो था काफी अधिक था, एक्टिव हुआ था, ठीक है, जिसमें पढ़े लिखे लोग आते थे, मिडिल क्लास समझ लीजिए ना, उनको उस समय बुजुर्गा वर्ग कहते थे। उन्हें भूमि तक पृथक नहीं किया गया था, जब तक कोई अपना निश्चित लगान सरकार को देते रहे। सरकार ने भूमि संबंधी में अन्य परंपरागत अधिकार को छीन लिया गया, ठीक है। जमींदार भूमि के स्वामी होने के कारण भूमि को खरीद और बेच भी सकते थे। पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में सही है? इसने कृषकों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया, तो गलत है ना ये?
जमींदारों को भूमि का स्वामित्व के रूप में मान्यता मिली है, तो ठीक है। सरकार ने भूमि लगान मांग को अस्थायी रूप से निश्चित कर दिया, ये सही है कि नहीं? और साथ में आप देखो जमींदार कृषकों और सरकार के बीच में मध्यस्थों की भूमिका भी निभाने लगी थी, ये भी ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? ठीक है, सही तो है तीसरा सर। स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मीडिएटर कौन था? गवर्नमेंट और किसान के बीच में मीडिएटर कौन था? जमींदार कौन लैंड कर रहा था? तो ध्यान रखना है, तो जमींदार कर रहा था, ठीक है। चिरस्थायी बंदोबस्त, जिसको इस्तेमारी भी कहते हैं, कोई अन्य प्रदेशों में बहुत ही कम विस्तारित किया गया 1810 के पश्चात। क्यों क्यों किया गया? अन्य प्रदेश में नहीं था। कितने परसेंट हिस्सा में था ये? उस समय का ब्रिटिश भारत की बात करें, कितने परसेंट हिस्सा में था? 19%। तो मात्र 19% हिस्से में था, ठीक है, ध्यान में इसको रखना। तो 1810 ईस्वी के पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि हो गई, जिससे फसल का मूल्य बढ़ गया, जबकि चिरस्थायी बने हुए राज्य के अंश के रूप में वृद्धि स्वीकृत नहीं थी। तो ये सबसे बड़ा कारण था, इसका विस्तार नहीं किया गया। 1810 में क्या होता? सडन मतलब कृषि का मूल्य बढ़ा, इसमें अस्थायी का मतलब क्या था? रेवेन्यू तो फिक्स था। तो ऐसे कंडीशन में मतलब क्या था? सिर्फ ब्रिटिश सरकार को मतलब क्या होने लगा? लॉसेस होने लगा, ठीक है। तो उसके बाद रिकॉर्डों के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा। राज्य को रैयत से सीधे बंदोबस्त करना कालोचित प्रतीत हुआ। मतलब उनका मानना था से भाई साहब ये सही तरीका है, बताना ऑल सही। पहला तो पूरी तरीके से सही है, नीचे का डी आंसर लिया है क्या? हाँ, डी ले लिया है, ठीक है, सारे ही सही है, ठीक है। तो कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भारत के लगभग 19% भूमि पर लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था देश के अन्य भागों में लागू न करने के कारण था 1810 के पश्चात कृषि उत्पादों के मूल्य, जिसमें फसलों का मूल्य बढ़ना, जबकि अस्थायी बंदोबस्त में राज्य के अंश की वृद्धि अस्वीकृत थी, नहीं बढ़ा सकता था, जिससे राज्य इस बढ़े हुए आय से किसी प्रकार का दावा भी नहीं कर सकता। रिकॉर्डों के आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर नीति निर्माताओं भूस्वामी को केवल औसत लगान पे दावे की बात की तथा अधिशेष आय पर राज्य को कर लगाने का सुझाव दिया। इसी कारण रैयतवाड़ी बंदोबस्त को प्राथमिकता दी गई। आगे चल के मतलब कौन आएगा? रैयतवाड़ी में मीडिएटर होगा क्या कोई? इज एनीवन मीडिएटर? रैयतवाड़ी मीडिएटर है? कैसे नहीं किसानों सर। से किया गया था ये सवाल? नहीं है, ठीक है। तो रैयतवाड़ी की रैयत का मतलब क्या होता है? किसान होता है। तो ये जो व्यवस्था होता है किसके किसके साथ था? तो डायरेक्ट किसान और किसके साथ? अंग्रेज। ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। ब्रिटिश। अंग्रेज सब, ठीक है। निर्देश निम्नलिखित प्रश्न को दो कथन है। निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन है, कथन एक तथा कथन दो। इन दोनों कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए, परीक्षण कीजिए और उत्तर भी दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग इधर स्टेट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल के परे किसी अन्य क्षेत्र पे बिरले ही बढ़ाया गया। मतलब द परमानेंट सेटलमेंट वाज रियरली एक्सटेंडेड टू एनी रीजन बियॉन्ड बंगाल। तो बिल्कुल ठीक ही है। मेनली जो था बंगाल के ही क्षेत्र में था। उड़ीसा की बात करेंगे, बिहार, बंगाल, दैट टाइम सब तो बंगाल ही था, ठीक है। 1810 के बिरले ही बढ़ाया गया, डेट मीन्स था बहुत ही कम था। जैसे कर्नाटक आपने बताया, और वो क्या था, वो कौन, बनारस, ठीक है। तो बहुत ही कम, रेयरली ही था, ठीक है। 1810 के बाद कृषि संबंधी कीमतों में गिरावट आई थी। गिरावट आई थी कि बढ़ोतरी हुई थी? क्या हुई थी? हाँ, बढ़ोतरी। तो बढ़ोतरी आई थी। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। मतलब कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत। स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। किसने शिकायत की थी भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण एक तिहाई बंगाल वंचरों के निवास योग्य जंगल में प्रत्यावर्तित हो गया, ठीक है। हु सेज, ठीक है। क्या क्लाइव ने कहा था या फिर कनवालिस ने कहा था? ठीक है, तो कनवालिस ने खुद कहा था, ठीक है। तो बंगाल में ब्रिटिश शासन द्वारा अधिकतम भू राजस्व उगाहने की नीति के परिणाम एक टिप्पणी करते हुए कनवालिस ने कहा कि एक तिहाई बंगाल वंचरों का निवास योग्य हो गया, ठीक है। इसका मूल कारण अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था और किसानों को जमींदारों की दया पे छोड़ दिया गया था। ये गधा खुद ही लगाया था और ये स्टेटमेंट भी खुद ही देता है, ठीक है। हालांकि ये भी परेशान था भाई। ये देखिए, उस समय ब्रिटिश गवर्नर की बात करेंगे, वो नीति नहीं बनाती थी। कौन बनाती थी? दैट टाइम नीति कौन बनाती थी? हालांकि उसमें पार्ट गवर्नर का भी होता था, लेकिन उसके अलावा ब्रिटेन में की एक बॉडी थी। संसद। कौन सी बॉडी थी? अरे 1793 ब्रिटिश की कोर्ट ऑफ संसद क्या नीति डायरेक्टर। बना? उसकी उसकी बॉडी है ना कोर्ट ऑफ बनाने के लिए। डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ क्या है? कोर्ट ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर्स, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। 1784 का पिटिशन एक्ट आपको नहीं याद आ रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नहीं बनाया गया राजनीतिक मामलों के लिए, व्यापारिक मामलों के लिए? तो यस चीजें सर, वहीं से यस। मतलब पास होती थी, उसी को मतलब क्या करते ही लोग फॉलो करते थे, ठीक है। तो स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, किसने बोला था? कॉर्नवालिस का, ठीक है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? जमींदारों का जमीन पे अधिकार न रहना। जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का निर्णय करना, या फिर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ठीक है।
तो क्या था, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट करने का, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से मतलब क्या करना, हस्तांतरित करना था, ये एक रीजन था। ठीक है। ये कानवाली जो था ना, वो भी एक जमींदार ही था। ठीक है। इनको ना ब्रिटिश में क्या बोलते हैं, वहां पे ड्यूक वगैरह शब्द जो होता है ना, जमींदार वगैरह के लिए यूज होता है। ठीक है। तो ये भी कहीं का ड्यूक वगैरह था, एक बार आप लोग देख लेना इस पर, लेकिन ये खुद भी एक जमींदार था। ठीक है। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने के कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार शामिल प्रदान करना। वास्तव में कनवाली स्वयं एक जमींदार था, उसके अंदर यह भावना था कि अंग्रेजों द्वारा यह भूमि व्यवस्था लागू करने में उन्हें एक स्वामी भक्त वर्ग मिल जाएगा। ठीक है। इसलिए उसने इस व्यवस्था का समर्थन किया। स्वामी भक्त था ना, जब इनको गांव का प्रशासन चलाने के लिए जमींदार बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता था। गांव में ब्रिटिश सरकार का दबदबा बनाने के लिए जमींदारों के पास क्या था, लठैत होते थे। ठीक है। क्या होते थे, लठैत होते थे। ठीक है। तो इसके लिए जमींदारों का जो एक नया एक स्वामी भक्त जो मिल गया, वो कौन था, वो कौन सा वर्ग था, तो जमींदार वर्ग था। ठीक है। जो कि ब्रिटिश के मतलब काफी अधिक मतलब सपोर्टर थे। जब भारत से जब ब्रिटिश जब जाने लगते हैं ना, तो सबसे ज्यादा तकलीफ किस वर्ग को होता है, तो दो वर्ग का, राजे राजवाड़ों को सबसे ज्यादा तकलीफ होता है, और दूसरा सबसे ज्यादा तकलीफ जो होता है जमींदार वर्ग को होता है। जमींदार कभी भी नहीं चाहते थे भारत से ब्रिटिश जाए। ठीक है। वो अंतिम अंतिम तक लॉयल बने रहे ब्रिटिश एम्पायर के। अम्बेडकर को भी बहुत तकलीफ हुआ था सर। देखिए, तो वैसे सारे ही वर्ग के थे, उनका तो मानना था से मतलब ब्रिटिश सरकार मतलब ये चीजें जो है सो मतलब अपने रहते हुए सारी चीजों को सॉल्व करके जाए। तो वैसे तो बहुत सारे हैं जिनको तकलीफ है, तो मेनली जो स्वामी भक्त जो था ना, वो आपका प्रिंसली स्टेट था, कि उनको पता था से ब्रिटिश जाएगी तो ब्रिटिश भारत तो क्या डेमोक्रेटिक बनने वाला है। ठीक है। तो मेरा तो राज्य तो चला जाएगा। और वैसे ही मतलब जमींदारों को भी पता था, तो यहाँ पे क्या जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आएगा, मेरी जमींदारी छीनी जाएगी। कांग्रेस हमेशा जमींदार का विरोध नहीं करती थी। रीजन क्या था, सो कांग्रेस में जो लोग बैठे थे वो खुद जमींदार थे, तो कांग्रेस जमींदारों के खिलाफ आवाज क्या उठे। लेकिन साल आता है 1930 के बाद का, अब बहुत सारा किसान पार्टी बनना शुरू हो जाता है, कांग्रेस को ही मजबूरन जमींदार के लिए बोलना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस के सभा में कभी जमींदारी के खिलाफ बात नहीं हो पाती थी। रीजन क्या था, कांग्रेस में जो भी लोग बैठे हुए थे सब खुद बड़े बड़े जमींदार थे। संविधान सभा में भी जमींदारी उन्मूलन एक नहीं पारित हो पाया। रीजन क्या था, संविधान सभा के लोग जो थे उनके पास सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन हुआ करती थी, तो संविधान सभा में भी जमींदारी को लेकर कुछ बात नहीं की। हालांकि गोविंद बल्लभ पंत जी ने काफी काम किया और बिहार में भी हुआ, लेकिन संविधान सभा में तो जमींदारी के ऊपर जब बात हुई तो मतलब आगे ही नहीं बढ़ पाई। ठीक है। रीजन क्या था, संविधान सभा में बैठे हुए लोग जो थे बड़े बड़े जमींदार थे। ठीक है। 34 से बाद में करवाऊंगा। ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा है। रैयतवाड़ी भी हम लोग पहुंच चुके हैं, मैंने परमानेंट सेटलमेंट कंप्लीट करवा दिया है। रैयतवाड़ी से भी काफी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो मार्क स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 33 तक हम लोगों ने किया है इसे। ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी 50 मिनट की क्लास हो